हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है इवेपोरेशन। सो इवेपोरेशन इज डिफाइंड एज अ फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड फेज इनटू वेपर फेज at a temperature lower than its boiling point. Now, how can we realize the real life examples? तो अगर हम रियल लाइफ में देखना चाहें तो हमने जो कपड़े धो के बाहर सूखने के लिए डाले हैं, हम उन्हें बॉयल तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही पानी इवेपोरेट हो जाता है और क्लोथ्स ड्राई हो जाते हैं। इसी तरीके से किसी ओपन जार में रखा हुआ पानी खुद ब खुद थोड़े टाइम बाद गायब हो जाता है। सो इस प्रोसेस को इवेपोरेशन बोलते हैं, जिसमें बॉइलिंग से पहले ही जिस टेम्परेचर पे पानी बॉयल होता है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, उससे पहले ही पानी अपने लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। सो दिस प्रोसेस of conversion of liquid into vapor state at a temperature which is lesser than boiling point, this whole phenomena is called as evaporation. Now let's go into the details of the reason कि ऐसा क्यों हो रहा है and why evaporation is taking place. So अब सवाल उठता है कि evaporation क्यों होती है और क्या फ़र्क है evaporation और boiling के बीच में। तो उस बात को क्लियर करने के लिए सबसे पहले बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। नाउ व्हाट इज बल्क फिनोमिना? बॉइलिंग इंटीरियर्स ऑफ द लिक्विड से स्टार्ट होती है, वेयर एज जब भी आप इवेपोरेशन करते हो तो वो एक सरफेस फिनोमिना होता है, जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स अपने गैशियस स्टेट में जब कन्वर्ट होते हैं तो वो सरफेस की लेयर सबसे पहले इवेपोरेट होती है, उसके बाद लोअर सरफेस एंड देन द लोअर सरफेस। कहने का मतलब बॉइलिंग में हमेशा वाटर बॉइल्स एट द बॉटम पॉइंट, जहां पे हमारा पानी खत्म हो रहा है, बॉइलिंग वहां से शुरू होती है फ्रॉम विद इन द लिक्विड, वेयर एज हमारी इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है दैट ऑलवेज बिगिंस एट द सरफेस। इसीलिए कहा जाता है बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, वेयर एज evaporation is a surface phenomena. तो ये तो हो गया difference between boiling and evaporation. Now, why evaporation? So जब बात आती है liquids की, तो liquids में जो हमारे molecules हैं they are comparatively loosely packed, जिस वजह से उनके अंदर intermolecular spaces available होती हैं। अब इन स्पेसेस अवेलेबल होने के कारण हमारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। सो पानी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। अगर किसी गिवन टेम्परेचर पे बात की जाए तो उन मॉलिक्यूल्स के अंदर एक काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है, और ये काइनेटिक एनर्जी जिन मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा होती है वो मॉलिक्यूल्स बहुत ईजिली अपने वाटर पार्टिकल्स से सेपरेट होकर के वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसीलिए हमारे जो सरफेस की लेयर होती है वो ईजिली इवेपोरेट हो जाती है ड्यू टू डिफरेंस इन द टेम्परेचर रेंज। जितना ज़्यादा टेम्परेचर सरफेस पे होगा उतना ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उन लोगों को मिलेगी, और उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी की वजह से उनकी फोर्स ऑफ इंटरैक्शन विद द लोअर लेवल और विद द लोअर सरफेस लेवल इज रिड्यूस्ड, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स बहुत ईजिली मूव आउट होकर के वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फैक्टर्स ऑन विच इवेपोरेशन इज डिपेंडेंट। तो किन किन फैक्टर्स पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है? इवेपोरेशन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है: सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड द विंड स्पीड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन। सो सबसे पहले हम बात करेंगे सरफेस एरिया के बारे में। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि जब भी हम कपड़े धोते हैं तो उसके बाद उनको फैला के क्यों डालते हैं सूखने के लिए? हम उनको वैसे ही उठा करके कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्यों नहीं रख देते? तो इसका सवाल का जवाब यही है कि जब हम उन कपड़ों को खोल के डालते हैं, खिलार के डालते हैं, तो उसकी वजह से ज़्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल होता है, और इसीलिए बहुत ईजिली इवेपोरेशन हो जाती है और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम उन कपड़ों को खिलार के नहीं डालें, खोल के ना डालें और उनको टाइट करके वैसे का वैसे उठा के रख दें, तो उन कपड़ों को सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ता है वैसे ही
एक्सटेंट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाती है. सो ग्रेटर द सरफेस एरिया, greater will be the extent of evaporation. Now let's talk about temperature. So what happens अगर temperature बढ़ा दिया जाए? Obviously temperature के बढ़ाने से तो पक्का evaporation बढ़ रही है, क्योंकि temperature के बढ़ाने से ज़्यादा amount of heat available होती है और ज़्यादा amount of heat available से आपका water easily convert हो जाता है into vapors. So temperature के बढ़ने से extent of evaporation again बढ़ जाती है. Next point हमारा है humidity. So what is basically humidity? Humidity is the amount of water present in the air. So अगर ऑलरेडी हमारे आगे पीछे जो हवा है उसमें पानी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा. रीज़न ये है कि इवेपोरेशन होने के बाद पानी वेपर्स में कन्वर्ट होने वाले हैं, लेकिन अगर वो जो हवा हमारे आगे पीछे है ऑलरेडी अगर उसमें इतना पानी है तो वो फर्दर इवेपोरेशन नहीं होने देगा. इसीलिए greater is the humidity, lesser will be the extent of evaporation. So they have inverse proportionality or inverse relationship. Greater the humidity, lower will be the rate of evaporation or lower will be the extent of evaporation. And finally we will talk about the wind speed. जितनी ज़्यादा विंड स्पीड होगी उतना ही ज़्यादा एक्सटेंट होगा इवेपोरेशन का. अब सवाल उठता है क्यों? तो देखिए, जब भी हवा की लहरें आती हैं या हवा जब आती है तो वो अपने साथ ह्यूमिडिटी को कैरी करके ले जाती है. सो वो पानी जिसमें ऑलरेडी वाटर, वो हवा जिसमें ऑलरेडी वाटर है या मॉइस्चर अवेलेबल है, वो बहुत ईजिली हवा के साथ मूव ऑन हो जाएगी. और अब जो हमारे को हवा मिलेगी, जो एयर हमारे सराउंडिंग में है, उसमें ह्यूमिडिटी नहीं होगी या कंपैरेटिवली कम होगी, जिसकी वजह से एक्सटेंट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है. सो आज हमने बात करी इवेपोरेशन के बारे में, इवेपोरेशन के रीज़न के बारे में, डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन, एंड फाइनली हमने 4 फैक्टर्स जो कि इवेपोरेशन को डिफाइन करते हैं उनके बारे में बात की. इसी के बारे में और भी बात होगी लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में. आई होप आप लोगों को समझ भी आ रहा है एंड I'm able to clarify myself well. So keep watching and keep supporting. Thank you and have a nice day.